वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो क्लास नंबर 25। बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की। तो एग्जाम का आज अगर पॉसिबली आप देखोगे 3 डेज का टाइम आपका रह गया है। लास्ट हमने रिवीजन की आपकी 2-3 क्लासेस जो दी हैं, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है बच्चों की तरफ से। काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्लास रही है उनके अकॉर्डिंगली। तो लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की थी कि एक जो मेमोरेंडम नया आया है आपका, जिसमें एलटीसी के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, इंटाइटलमेंट से रिलेटेड चेंजेस हुए हैं, तो वो हमने डिस्कस करना था, तो वो डिस्कस नहीं हो पाया। अच्छी बात है उन बच्चों की। एक कैंडिडेट का कमेंट है सेक्शन में, आप देखोगे जब लास्ट वीडियो के क्लास नंबर 24 के अंदर, तो उनका क्या कमेंट है कि सर वो डिस्कशन आप करो जो आपने न्यू इंटाइटलमेंट की बात की थी कि कुछ चेंजेस हुआ है, क्लास ऑफ ट्रैवल में चेंजेस हुआ है, तो पहले इस क्लास को उसी ऑफिस मेमोरेंडम से हम शुरू करने वाले हैं। फिर हम कुछ आपका आज की क्लास में आपको बेसिकली बता देते हैं मिलेगा क्या क्या, ठीक है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना है। ऑफिस मेमोरेंडम एलटीसी का जो लेटेस्ट है वो बात करेंगे बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी बच्चों, वो बात होगी आपके ऑफिस प्रोसीजर से लेकर। वैसे ऑफिस प्रोसीजर की क्लास हमें कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पहली क्लासेस जो हमारे चैनल पे हैं वो आप पढ़ोगे तो वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, उसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन फिर भी क्या है, रिवीजन के तौर पे जितना फास्ट हो सकता है हम इसका रिवीजन आपको कराएंगे। फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल। तो आज की क्लास में बच्चों डेफिनेटली आपको यही देखने को मिलेगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखो बच्चों, आज लास्ट डे है, दैट इज 24th। आज आपका लास्ट डे है। अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है प्रिपरेशन के लिए प्लस मेंबरशिप, तो वो ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा 25, 26, 27 3 दिन आपका टाइम है, आपको मौका नहीं मिलेगा, कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक तरह से लास्ट डेडलाइन है 24, ठीक है। टेलीग्राम पर हम इंटीमेट कर चुके हैं इसके बारे में। तो चलो, डिपेंड करता है आपने ज्वाइन करना है नहीं करना है। बाकी क्लास को आपके स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियोस हैं यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, चाहे वो प्लस मेंबर है या नहीं है। चलो, रिवीजन सेशन में सबसे पहले आपकी ऑफिस मेमोरेंडम की बात कर लेते हैं, जो आपका 14 जनवरी को निकला था बच्चों। 14 जनवरी 2025 को निकला था, एलटीसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली इसके अंदर क्या बात की गई है? इसके अंदर बात की गई है आपका एडमिसिबिलिटी टू ट्रेवल बाई। अब देखना ट्रेन कौन कौन सी हैं जो आपको अलाउड नहीं थी, वो भी है इसके अंदर। तेजस है, तेजस के बाद वंदे भारत है, वंदे भारत के बाद में आपका हमसफर एक्सप्रेस भी है, हमसफर एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस। ये रिगार्डिंग एलटीसी ये टॉपिक रहेगा जब आप एलटीसी लोगे, ठीक है, अंडर एलटीसी। तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके अंदर, तो देखो क्या है। पे लेवल की बात करेंगे बच्चों हम, पे लेवल, क्योंकि आपको पता है एलटीसी की जो अवेलेबिलिटी है वो पे लेवल के अकॉर्डिंगली होती है। तो पे लेवल में देखो, जिनका लेवल 5 या बिलो है, ठीक है, लेवल 5 या 5 से कम है। अगर हम बात करते हैं तो 5 से कम में कौन कौन आ जाता है, देखो, लाइक यूडीसी, एलडीसी, एमटीएस, ये सारी पोस्टें आपकी लेवल 5 से कम कम वाली पोस्टें हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखना, लीव जो इंटाइटलमेंट है, जो ट्रेवल का इंटाइटलमेंट है एलटीसी में, तो प्रीमियम ट्रेन आपको पता ही है, राजधानी है, शताब्दी है, वंदे भारत है, तेजस है, हमसफर है। तो ये जो ट्रेनें हैं ना, ये आप वर्ड से याद रखना, इनको प्रीमियम ट्रेन्स बोलते हैं। अगर कोई पूछे तो प्रीमियम ट्रेन कौन सी है, या सारी प्रीमियम ट्रेन्स होती हैं। तो देखो, सी आपको अलाउड होगी, यानी कि चेयर कार। आप चेयर कार से ट्रेवल, चलो लिख भी देते हैं बच्चों यहाँ पे, चेयर कार से आप ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। किस में है ये चेयर कार? ये चेयर कार है आपका शताब्दी और इस टाइप की सिमिलर ट्रेन्स में। बाकी राजधानी की अलग से बात करेंगे यहाँ पे।
राजधानी जो ट्रेन है इसकी अलग से बात करेंगे, राजधानी ट्रेन। देखो चेयर कार आपको ये लेवल 1 पे बात करेंगे, लेवल 2 और लेवल 3 तीन चीजें हैं इसके अंदर। तो आपको पता है चेयर कार मिल जाएगी। राजधानी में क्या पॉसिबिलिटी होगी, राजधानी में बच्चों आपको एसी थर्ड क्लास मिल जाएगी। पहले राजधानी में अलाउड नहीं होता था थर्ड क्लास, थर्ड एसी। आपको पता है थर्ड एसी के लिए कोई भी आप एक्सप्रेस ले लो, बट राजधानी, शताब्दी, ये चीजों में नहीं होती थी एंटाइटलमेंट। तो ये नया है, तो पेपर में आए तो आपको पता होना चाहिए, है ना। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ भाई राजधानी ट्रेन में लेवल 5 से बिलो किसकी इंटाइटलमेंट है, तो थर्ड क्लास एसी की इंटाइटलमेंट है ना। लेवल 5 हो गया। लेवल 6 से अब जो आपके काम का है, जो एम्स के काम का है, जो पेपर के काम का है, डबल एओ 6 है, सॉरी 7 है, असिस्टेंट 6 है। तो इस केस में आप किस में अलाउड हो जाते हो, तो सीधी सी बात है यहां पे तो आप चेयर कार के अंदर ही होते हो, यहां पे सब बराबर है लेवल 11 तक। लेकिन राजधानी के अंदर अगर आप जाते हो तो एसी का सेकंड क्लास मिल जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब अगर आपका लेवल 12 या इससे अबव है और आपने जाना है शताब्दी से, तो आप एग्जीक्यूटिव क्लास ले सकते हो। कौन सी क्लास ले सकते हो, एग्जीक्यूटिव क्लास। ठीक है, जैसे सीसी होता है इसको ईसी बोलते हैं। डेफिनेटली क्लियर। और इसमें एसी का मिलेगा बच्चों आपको फर्स्ट क्लास। तो इतना सा ऑफिस मेमोरेंडम था। ठीक है, नो डाउट अब ये एप्लीकेबल है 14 जनवरी के बाद से। डेफिनेटली क्लियर हुआ। लेवल, अब चलो इसको 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी, इसको फटाक से आपको रिवाइज करा देते हैं पेपर के लिए। देखो बच्चों ध्यान रखना इसका। तो ऑफिस मेमोरेंडम 14 जनवरी को एलटीसी के रिगार्डिंग आया। प्रीमियम ट्रेन में आपका हमसफर एक्सप्रेस है, वंदे भारत है, तेजस है, दुरंतो है, शताब्दी है, ये सब प्रीमियम ट्रेन के अंदर आती है। लेवल 5 से कम का आपका अगर पे लेवल है तो चेयर कार में आप शताब्दी में जा सकते हो, और राजधानी में बच्चों थर्ड क्लास में जा सकते हो आप एसी की। ठीक है, लेवल 6 से 11 है जो उसमें चेयर कार में जा सकते हो आप, किसमें, शताब्दी के अंदर जो ट्रेन होती हैं। और इसमें सर ये जो शताब्दी वाली है ना, इसमें वंदे भारत ये सब आएंगी आपकी चेयर कार वगैरह। ठीक है, और एसी के सेकंड क्लास में जा सकते हो। लेवल 12 और इससे ऊपर की है ना जो बच्चों, उसमें एग्जीक्यूटिव क्लास में आप ट्रेवल कर सकते हो और एसी फर्स्ट क्लास में कर सकते हो। तो इसको हम नहीं कहेंगे रट लेना, बट पढ़ लेना, पेपर से पहले पता होना चाहिए। नहीं तो डेफिनेटली आप गलत करके आओगे कि भाई राजधानी में तो एसी थर्ड क्लास अलाउड ही नहीं होती, एमटीएस को, एलडीसी को अलाउड ही नहीं होती, है ना। तो ये जरूरी है, यही हम डिस्कशन आपके साथ करना चाहते थे। तो अभी 7-8 मिनट के अंदर अंदर आपने ये चीजें सीखी हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करें। अब आपका नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम आपका ऑफिस प्रोसीजर्स। ठीक है, तो चलो बेसिकली बात कर लेते हैं ऑफिस प्रोसीजर्स की। ऑफिस प्रोसीजर जो है इसको आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन समझ के चलना। ठीक है, जो ये आपका जनरल एडमिन का पोर्शन है ना, इसी के अंदर होती है ये चीजें, उसी में आती है। देखो एफएमएस पढ़ेंगे हम। एफएमएस होता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो फाइल है क्या, सिंपल समझाएंगे आपको फाइल है क्या। तो अब जो हमने स्टार्ट किया है ये क्वेश्चन 1, ये 1 लाइनर करके कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइल का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा फोल्डर जो कंसिस्ट करता है रिलेटेड पेपर्स को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर, उसको बोलते हैं, जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्ट हो सकते हैं फाइल के नंबर के। जैसे फाइल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो सकता है, बट वो होता क्या है, एनक्लोजर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स इन ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसको फाइल बोलते हैं। ठीक है, फाइल का क्लियर हो गया आपको। अब देखो फाइल में होता क्या क्या है, बड़ी बात ये है फाइल क्या कंटेन करती है। तो बेसिकली आपने ध्यान रखना है 4 चीजें वो कंटेन करती है। ठीक है, चलो कौन कौन सी 4 चीजें कंटेन करती है। पहली जो चीज है वो होती है बच्चों करस्पॉन्डेंस पोर्शन। कौन सा पोर्शन, करस्पॉन्डेंस पोर्शन। कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, वो करस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर आती है। दूसरा बच्चों आपके बात करेंगे वो होता है नोट्स पोर्शन। अब नोट्स पोर्शन को ही नोटिंग बोलते हैं। देखो मैं यहां पे डिवीजन करता हूं एक फाइल का इस तरह से। ठीक है, यहां पे आपने टैग किए हुए हैं डिफरेंट पेपर्स, इधर 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 आपने नोटिंग पोर्शन रखा हुआ है एनपी।
है ना, और यहाँ पे आपने करस्पॉन्डेंस पोर्शन रखा होगा, तो ये फाइल का पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या हो सकता है? तीसरा पार्ट डेफिनेटली अपेंडिक्सेस होगा, जो आपने उसमें फॉर्मेट्स वगैरह यूज की हुई है करस्पॉन्डेंस के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, अपेंडिक्स हो गया। फोर्थ में भी बच्चों आपकी अपेंडिक्स होंगी, बट ये अपेंडिक्स जो अपेंडिक्स है वो करस्पॉन्डेंस की ना होकर नोटिंग पोर्शन की होंगी। तो आपको पता है करस्पॉन्डेंस पोर्शन की भी अपेंडिक्स होंगी और नोट्स पोर्शन की भी अपेंडिक्स होंगी। अपेंडिक्स का मतलब आप समझ के चलना जो फॉर्मेट्स वगैरह यूज किए हुए हैं आपने, ठीक है, ऐसे समझो। तो 4 पार्ट के अंदर फाइल्स आपकी कंटेंट्स होती है, बेसिकली क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, फाइल की बात हमने कर ली, ई फाइल में क्या होता है। तो ई फाइल क्या कंटेन करती है आपने बताना है। ई फाइल क्या कंटेन करेगी हम आपको बताएंगे। इसमें बच्चों नोट्स होंगे एज इट इज, करस्पॉन्डेंसेस होंगी, ठीक है। नोट्स करस्पॉन्डेंसेस के बाद में आपको थर्ड पे देखने को मिलेगा, जैसे कोई आपने ड्राफ्ट बनाया हुआ है, डीएफए बनाया हुआ है, ड्राफ्ट कम्युनिकेशन। ड्राफ्ट कम्युनिकेशन की ई फाइल के अंदर की बात है ये। फोर्थ में कोई रेफरेंस अगर देना है, रेफरेंस का लिंक होगा, कुछ भी होगा, वो चीज गिवन होगी। लिंक्ड फाइल्स ऑब्वियसली होंगी उसके अंदर, जो फाइल उससे लिंक होंगी, है ना। एक्शनेबल फाइल है, आप उसमें चेंजेस वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। 6 में आपकी अटैच्ड फाइल्स होंगी। अटैच्ड फाइल्स तो ये रेफरेंस पर्पज के लिए होती है, तो आपने ये याद रखना है आपका कि भाई क्या क्या होता है इसके अंदर। किसके अंदर की बात है ये? ई फाइल के अंदर। तो ई फाइल में अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा, पता होना चाहिए ये 6 चीजें होती हैं ई फाइल के अंदर, ठीक है। चलो बच्चों देखो ऑफिशियली जो दिया हुआ है, कुछ कॉमन कोड्स दिए हुए हैं ऑफिस फंक्शन के लिए, ऑफिस फंक्शन के लिए। अब बेसिकली थोड़ा सा समझना आप, जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, एफ लिखा है, जी लिखा है, एच लिखा है और आई, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे आपके कोड। अब इस कोड के साथ में जो रिकॉर्ड है उससे रिलेटेड है मिनिस्ट्रियल, तो ए का होगा बच्चों आपका इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। बी का होगा आपका वेलफेयर, है ना। तो मैं तो रटने का आपको तरीका बी से भलाई बताऊंगा, और भलाई का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ए को कैसे याद रखोगे? ए से इस्टेब्लिशमेंट है तो ए ई याद रखोगे, होता है ना असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर एक पोस्ट होती है, अभी भी है इसके अंदर, एम्स के अंदर भी, तो ऐसे याद रखोगे। सी से क्या करस्पॉन्डिंग रखोगे आप? सी से रखोगे चेकिंग। सी से क्या रखोगे बच्चों? चेकिंग रखोगे। ये आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं चेकिंग का। फिर यहाँ पे चेकिंग का विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है। डी कोड से अगर कोई पूछता है तो डी कोड में आ जाएगा डी। तो डी से जैसे कहते हैं ना डीसी ऑफिस, डी से सुना है डीसी ऑफिस, है ना। तो सी का हो गया बच्चों कॉमन फाइल्स। सी से क्या होगा? कॉमन फाइल्स। तो चलो इसके अंदर जो होंगी आपकी कॉमन ऑफिस सर्विस होंगी, कॉमन ऑफिस सर्विसेज। ई से देखो क्या होगा? ई से हम याद रखेंगे हिंदी। हिंदी कैसे? हिंदी सेक्शन है जो आपका, क्योंकि देखो ई से होती है इंग्लिश, तो इंग्लिश का उल्टा कर दो हिंदी, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है जी। एफ से होगा आपका पब्लिक रिलेशंस। एफ से क्या होगा आपका? पब्लिक रिलेशंस। ये कैसे याद रखोगे? एफ पी आर, पब्लिक रिलेशन, एफ पी आर, ऐसे करके आपने याद रखना है। जी से क्या होगा? जी से होगा आपका फिनेंस। फिनेंस, बजट, कैश, अकाउंट्स, ये सब होगा। तो जी का मतलब क्या होगा? जी, तो जी जी का आप एफ से याद रखना, जी एफ गर्लफ्रेंड, है ना। एफ फॉर फाइनेंस। अब ये बात शायद ज्यादातर बच्चों को पसंद आई होगी, इसको तो वो भूलेंगे नहीं कि ये बात तो सर ने अजीब बताई है ना। पढ़ने के पर्पज से बताइए, वैसे नहीं बताइए, इस बात को ये मत सोचना आप लोग, है ना। बाकी जैसे भी आप याद रखना चाहो आप रख सकते हो। एच से हो गए आपके पार्लियामेंट के मैटर्स जो भी हैं, पार्लियामेंट के मैटर्स।
तो कैसे याद रखोगे भाई एच से पार्लियामेंट के मैटर, एच पी हिमाचल प्रदेश होता है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो पी से पार्लियामेंट मैटर्स। आई, आई में जैसे आरटीआई में आई होता है ना, ऐसे यही वाला आई, तो ये आपका आरटीआई मैटर्स होगा। ठीक है, तो कोड बच्चों आपको याद करा दिए हैं, एक बार पढ़ लेना आप इन्हें। पेपर में अगर पूछे जाएं तो डेफिनेटली आप आंसर कर दोगे। ट्रिक भी बता दिया आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो चलेंगे ये हमने आपका कराया आपको क्वेश्चन 2, और ये बच्चों हो गया वो क्वेश्चन 3। चल क्वेश्चन 4 करा देते हैं। 4 में देखो क्या है, 4 में अब जैसे फाइल है ना, तो फाइल का रजिस्टर होता है। फाइल रजिस्टर क्या होता है? फाइल रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स। तो जब भी आप पढ़ोगे ना तो रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स पढ़ोगे। फाइल रजिस्टर होता है रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर विल बी केप्ट इन अ फाइल रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड बाय द सेक्शन। सेक्शन को मेंटेन करना होता है। जैसे फाइल रजिस्टर होता है ऐसे फाइल मूविंग रजिस्टर होता है, मूवमेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? फाइल मूवमेंट रजिस्टर। इसमें क्या पता लगेगा? इसमें ये पता लगेगा कि जो मूवमेंट है वो फाइल की कैसे कैसे हुई है, कहां से कहां फाइल गई। ठीक है, फिर अब जब फाइल की बात चल रही है तो फाइलिंग से भी देख लेते हैं, फाइलिंग ऑफ पेपर्स कैसे करते हैं। फाइलिंग ऑफ पेपर्स, एक चीज की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना, पेपर में आती है। एफआर अगर कहीं पे पूछते हैं तो फंडामेंटल रूल्स, बट अगर आपसे रिकॉर्ड के मामले में पूछेंगे, वो फाइल मैनेजमेंट के मामले में पूछेंगे, तो ये होती है फ्रेश रिसीट। कुछ लोग रिसीट बोलते हैं, कुछ लोग रिसीप्ट बोलते हैं, वैसे रिसीट होती है। और एक होती है बच्चों पीयूसी। पीयूसी होती है पेपर अंडर कंसिडरेशन। यानी कि जब आप लोग जॉब करोगे ना असिस्टेंट की या डबल एओ की, तो मान लो मैंने एक एप्लीकेशन डाली कि मैं ये फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, मुझे एनओसी चाहिए, तो दैट इज योर पीयूसी। उस बेसिस पे ही आपकी फाइल मूव होगी। पेपर अंडर कंसिडरेशन, कुछ भी रिजाइन दिया आपने, रिजाइन पे जो भी करेस्पॉन्डेंस आपका एस्टेब्लिशमेंट करता है फाइनल आपके रिलीविंग ऑर्डर तक, उसके अंदर वो पेपर जो आपने एप्लीकेशन लिख के दी आपकी तरफ से, तो वो रिजाइन था। बट वो ऑफिस पर्पज के मामले में जो फाइल को डील करेंगे, डीलिंग हैंड या जो भी आपकी स्टेब्लिशमेंट होगी, वो उसको पीयूसी कह के बोलेगी, क्योंकि वो आपका पेपर ही अंडर कंसिडरेशन है। उसी के बेसिस पे आपके रिजाइन को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये दो फुल फॉर्म बच्चों पेपर में बार बार पूछी गई है, तो हम नहीं चाहते कि आप ये वाली भूल जाओ, है ना। तो फाइलिंग ऑफ पेपर में क्या होता है? फाइलिंग ऑफ पेपर का मतलब है, यहीं से समझा दूंगा मैं आपको इसका मतलब। ठीक है, प्लेसिंग ऑफ पीयूसी एंड एफआर इन करस्पॉन्डेंस पोर्शन, करस्पॉन्डेंस पोर्शन एंड नोट्स पोर्शन, एंड जो इसके नोट्स हैं वो नोट्स पोर्शन के अंदर रखना ही फाइलिंग पेपर्स होता है। कुछ भी आया, पीयूसी आई तो करस्पॉन्डेंस में रख दी, आपने नोटिंग चलाई तो नोट पोर्शन में रख दी, होगी आपकी फाइलिंग ऑफ पेपर्स। ठीक है, और पेपर्स को नंबर किया जाता है वटेवर 1 2 3 इस तरह से, ताकि कोई पेपर मिस हो तो आपको पता लग जाए कि फाइल के अंदर से ये पेपर मिस है आपका। ठीक है, बाकी जब आप ये काम करोगे या ऑलरेडी कर रहे होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा। डीपली हम नहीं जाएंगे बच्चों इसके पीछे, ठीक है, क्योंकि अगर हम डीपली जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्वेश्चन 5 होगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है CSMOP क्या है, तो CSMOP 2022 ही है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या आता है आपका? CSMOP का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। ठीक है, ये होता है आपका CSMOP। तो CSMOP का 2022 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो बच्चों आपका 16th एडिशन है, जो हम आपके साथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी, अब एक चीज और निकल के आती है आपकी, जो पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है कि फर्स्ट एडिशन कब आया इसका CSMOP का? तो याद रखना है आपने, मार्च 1955 के अंदर आया। ठीक है, कब आया? मार्च 1955 के अंदर आया। चलो क्वेश्चन 6,
आपका 6th जो कर लेते हैं वो डाक के बारे में पूछा जाता है। तो डाक क्या होती है? अगर कोई बोले डाक है तो उसका मतलब होगा ऑल कम्युनिकेशन रिसीव्ड या इशूड बाय अ डिपार्टमेंट, बाय अ ऑफिस या बाय अ ब्रांच, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, तो उसको बच्चों डाक बोलते हैं। क्वेश्चन 7 में अगर आपसे पूछता है तो डायरी नंबर पूछता है, तो डायरी नंबर क्या होगा? वो सीरियल नंबर असाइंड टू अ रिसीट इन द सेक्शन डायरी पर्सनल स्टाफ या ऑफिसर फॉलोड बाय अ लेटर कोड। मतलब कुछ भी जो डायरी नंबर होगा, डायरी नंबर ये कैसा होगा? कोई भी सेक्शन है, जैसे अभी हम सेक्शन की बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, तो एक सपोज करो एक ऐसे नंबर डायरी के चलता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑब्लिक 2025 ऑब्लिक 001, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रेफरेंस नंबर है आपका, जिसको डायरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। रेफरेंस नंबर ही डायरी नंबर होता है। अच्छा, एफआर आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एफआर क्या होता है? फ्रेश रिसीट होता है। तो फ्रेश रिसीट का मतलब क्या होगा? कोई भी रिसीट किसी केस से रिलेटेड जो आपको रिसीव हुई हो उसको फ्रेश रिसीट बोलते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर उस केस से रिलेटेड सब्सिक्वेंट रिसीट आई है, सब्सिक्वेंट का मतलब पता है ना, एक इंफॉर्मेशन के बाद में अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन आती है तो वो फ्रेश इंफॉर्मेशन है उसके लिए, दैट इज कॉल्ड एफआर। चलो अब करेंगे हम आपका वन लाइनर 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या करना है? 8th क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे डॉकेटिंग के बारे में, ठीक है। क्या है ये? डॉकेटिंग है। डॉकेटिंग क्या होती है? मेकिंग ऑफ एंट्रीज इन द नोट्स पोर्शन ऑफ अ फाइल। नोट्स पोर्शन है ना जो फाइल का, उसमें एंट्री करना, सीरियल नंबर्स असाइन करना हर एक आइटम पे करस्पॉन्डेंस के रिस्पेक्टिव, ठीक है, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो मैं तो सिंपल सा इसी को यही कहेंगे हम कि सीरियल नंबर मार्क करना, ठीक है। सीरियल नंबर मार्क करना ही डॉकेटिंग है ना। डॉकेटिंग का मेन पर्पस क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि कितने नंबर पेज पर कौन सी इंफॉर्मेशन है। ये इसीलिए होती है आपकी डॉकेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आईएफसी अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसका मतलब होता है आपका इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर। फैसिलिटेशन काउंटर, याद रखना काउंटर है ये, सेंटर नहीं है, ठीक है। क्या है? काउंटर है। तो फैसिलिटेशन काउंटर क्या होता है? जो आपको इंफॉर्मेशन दे, आपको असिस्टेंट दे, सिटीजन्स को उसके स्कीम्स के बारे में, केस के स्टेटस के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में। मतलब ये एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां से आपको इंफॉर्मेशन और हेल्प मिलती है, सूचनाएं मिलती हैं, आईएफसी बोलते हैं उसको, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? मिनट्स अगर एक वर्ड यूज करते हैं मिनट्स, तो आपने जरूर सुना होगा मिनट्स रिस्पेक्टिव टू मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? अ नोट रिकॉर्डेड, अ नोट रिकॉर्डेड, ठीक है। अ नोट रिकॉर्डेड जो है मिनट्स, उसको बोलते हैं कि भाई क्या क्या चीजें आपने उस इंफॉर्मेशन में डिस्कस की। पीयूसी का बच्चों अगेन आपको बता देते हैं, पेपर अंडर कंसिडरेशन होता है, याद रखना इसको, है ना। सबसे रिपीटेड एक्रोनिम है जो यूज किया जाता है आपके सर्विस रेगुलेशंस के अंदर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर आपसे पूछे जाते हैं सीएसएमओपी के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, तो बच्चों टोटल 12 चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कितने चैप्टर्स होते हैं? 12। और मेन जो इंफॉर्मेशन है आपको बताएंगे, एक मिनट। 12 वन लाइनर हो गए, 13 देखते हैं। तो 13वें में होता है डीआरओ। आपने डीआरओ की फुल फॉर्म बतानी है, तो ये आपका डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर होगा, लेकिन इसका काम रिकॉर्ड को सुपरवाइज करना है, मेंटेन करवाना है, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफिसर हो गया आपका डीआरओ। डीआरओ के अलावा फुल फॉर्म से रिलेटेड तो यही था, पीयूसी, एफआर, आपका आईएफसी और इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर, दैट इज आईएफसी। एक आपका आता है डीआरओ। डीआरओ को जब अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट, तो किस एक्ट के अंडर किया जाता है? अंडर विच एक्ट? एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो ये पब्लिक रिलेशन का काम है, तो ऑब्वियसली पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, ठीक है।
पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 1993 के तहत इसको अपॉइंट किया जाता है। किसको किया जाता है बच्चों अपॉइंट? डीआरओ को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको बताना है, एक होता है एओबी रूल और एक होता है टीओबी रूल। टीओबी रूल, ठीक है। तो देखो क्या है टीओबी, क्या है? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। इसकी फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। टीओबी हो गया। एओबी क्या हो गया? एओबी हो गया बच्चों आपका, टीओबी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस होता है, एओबी क्या होता है? एओबी होगा आपका एलोकेट करना, है ना। तो एलोकेशन ऑफ बिजनेस। टीओबी एओबी की फुल फॉर्म आपको पता चल चुकी है। अब रूल्स का एग्जैक्टली आपको बताते हैं। जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस का रूल है वो 1961 का रूल है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल है ये, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड भी लिखा मिलेगा, तो आपने एग्जैक्टली यही लाइन समझनी है। ठीक है। और एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स की बात करेंगे तो ये भी बच्चों 1961 है। तो याद रखना 1961 के अंदर इसकी बात की जाती है। ठीक है जी। चल 16th वन लाइनर की बात करेंगे बच्चों। आपको हम ऑफिस प्रोसीजर्स पढ़ा रहे हैं। लगभग आप देखोगे आपकी जो क्लास है मोर देन 25 मिनट्स हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो मोर देन 25 मिनट्स में आपने क्या सीखा, क्लास से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली, वो आप अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बिकॉज मॉरल अप होता है जो आपका ट्यूटर है। चलो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, प्रिपरेशन करते रहो। फर्स्ट टाइम जो व्यूअर हैं चैनल पे मिलते फर्स्ट टाइम पे ही अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आपको कोई डिले नहीं मिलेगा। डीलिंग हैंड एक चीज पूछी जाती है, डीलिंग हैंड। अब डीलिंग हैंड का क्या मतलब है? जैसा नाम है ना इसका वैसा ही काम है, जो किसी केस को डील करता है। तो इसमें ओब्वियसली आप देखोगे असिस्टेंट्स भी होते हैं, आपके यूडीसीज भी होते हैं, आपके एलडीसीज भी होते हैं। तो यही मतलब आपके डीलिंग हैंड होते हैं। बट बेसिकली सीएसएमओपी के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो असिस्टेंट और यूडीसी ही आपको टू टाइप्स के, ठीक है, टू टाइप्स के आपको डीएच मिलेंगे, डीलिंग हैंड होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के एज पर सीएसएमओपी 2022 जो हम पढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से डीलिंग हैंड में केवल असिस्टेंट और यूडीसी की गिनती होती है। क्लियर हो गया बच्चों? चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपका जैसे यूपीएससी। यूपीएससी क्या है, कौन सी बॉडी है आपकी? स्टैच्यूरी बॉडी है, ऑटोनोमस है, पीएसयू है। तो इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाई गई है ये। ऑब्वियसली क्लियर है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ये। 17 के बाद बच्चों क्वेश्चन 18 देख लेते हैं, वन लाइनर की फॉर्म में है जो। चलो अगर देखो आप आईआईटी पढ़ो, आप पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ पढ़ो, आप एम्स पढ़ो, है ना, तो ये एवरीथिंग, निटर भी पढ़ो आप, तो ये चीजें क्या है? निटर चंडीगढ़ जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारे के सारे आपके ऑटोनॉमस बॉडीज हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडीज। तो ऑटोनॉमस के अंदर आते हैं आपके। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अभी। तो 19 में बच्चों देखो क्या है, एक पीएसएमएस अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? पीएसएमएस होगा आपका पर्सनल स्टाफ मेंबर्स ऑफ ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स के जो पर्सनल स्टाफ होते हैं उनको पीएसएम्स कहा जाता है। ठीक है, पीएसएम क्या कहा जाता है? पीएसएम कहा जाता है। स्टैच्यूरी बॉडी का कोई एग्जांपल आपसे ले अगर कि भाई स्टैच्यूरी बॉडीज आप बताओ, तो बेसिकली आपको दो तीन बॉडीज बता देते हैं जो आपने याद रखनी है। एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है बच्चों, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, एक बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके स्टैच्यूरी बॉडीज हैं।
अभी आपको ये ऑटोनोमस के बारे में हमने बताया। ऑटोनोमस से क्या समझ में आता है? ऑटोनोमस, ये भी बात देख लेते हैं। ऑटोनोमस होते क्या है? ऑटोनोमस का मतलब होता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बनाए जाए, इनको ऑटोनॉमी दी जाती है। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कहेंगे, सॉरी ऑटोनॉमी, इनको ऑटोनॉमी दी जाती है डिस्चार्ज करने के लिए अपने फंक्शंस, ठीक है, डिस्चार्ज देयर फंक्शंस, लेकिन किसके अकॉर्डिंगली? अकॉर्डेंस विद, ये सबसे बड़ी बात है, अकॉर्डेंस विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। क्लियर हो गया बच्चों आपको ये कि ऑटोनोमस बॉडीज होती क्या है एग्जैक्टली आपकी। चलो, डाक के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, ई फाइल के बारे में बता दिया है, आईएफसी के बारे में बता दिया है। अच्छा, आईएफसी के साथ साथ अगर सीआर की फुल फॉर्म पूछी जाए ना इसके रिस्पेक्टिव, तो ये होती है आपकी सेंट्रल रजिस्ट्री। क्या होती है बच्चों? ये सेंट्रल रजिस्ट्री। तो सीआर को बोलेंगे आपका सेंट्रल रजिस्ट्री। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। आईएफसी आपको बताई दिया, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर होता है आईएफसी, ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर्स में कई बार। एग्जैक्टली, फाइल मैनेजमेंट का हमने आपको बता ही दिया। फाइल मैनेजमेंट का चलो इतना ज्यादा नहीं बताया है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो फाइल मैनेजमेंट में हम आपको जरूर बताएंगे। तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो एक रेफरेंसिंग चीज होती है, रेफरेंसिंग। अच्छा बच्चों, रेफरेंसिंग क्या होती है? रेफरेंसिंग का मतलब होता है आपका मेन, जो हम जैसे पीयूसी के बारे में पढ़ते हैं, फंड जो फ्रेश रिसीट के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी रेफरेंसिंग के अंदर आएंगी। कैसे रेफरेंसिंग के अंदर आएंगी? इन्हीं के रेफरेंस तो रहेंगे जिसके बेसिस पे केस को पुटअप किया जाता है ना, केस पुटअप। चलो 23 हो गया, 24 देखते हैं। 24 में क्या है? अर्जेंसी की ग्रेडिंग है। अर्जेंसी ग्रेडिंग, आप देखो कितने टाइप की अर्जेंसी ग्रेडिंग होती है। अगर कोई लेटर है, डिस्पैच करना है, मेल करना है, ईमेल करना है, उसको भेजना, एक तो ये होगा कि इमीडिएट, कि भाई इसको अभी भेज दो। दूसरे वाला बच्चा होगा आपका जो प्रायोरिटी वाला, ठीक है, कि भाई ये टॉप प्रायोरिटी है या जो प्रायोरिटी है ना। चलो, प्रायोरिटी से अलग भी होती है एक टॉप प्रायोरिटी। तो ये 3 तरह की इमरजेंसी ग्रेडिंग है, सॉरी अर्जेंसी ग्रेडिंग है, जिसके हिसाब से आपकी इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजा जाता है। एग्जैक्टली क्लियर हो गया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन चलो आपको वैसे ही बता देते हैं। द डॉक्यूमेंट, अब जब आप फाइल पुटअप करते हो तो जो भी डॉक्यूमेंट है अंडर कंसिडरेशन, डॉक्यूमेंट अंडर कंसिडरेशन ऑन अ फाइल, डॉक्यूमेंट अंडर कंसिडरेशन ऑन अ फाइल शैल बी फ्लैग्ड एज, ठीक है। उसको किस तरह से फ्लैग करते हैं? उसको फ्लैग करते हैं पीयूसी करके। ये हम कितनी बार आपको बताना है बच्चों, याद रखना पीयूसी है ना, हो सकता है पेपर में मिल जाए आपको, क्योंकि पीयूसी, एफआर, आईएफसी, सीआर, ये फुल फॉर्म जरूर मिलती है। तो पीयूसी क्या हुआ? डॉक्यूमेंट अंडर कंसिडरेशन ऑन अ फाइल, उसको हम फ्लैग लगा देंगे उस पर पीयूसी का, कि भाई यही तो पेपर अंडर कंसिडरेशन है। एग्जैक्टली आपको क्लियर हो गया होगा पेपर अंडर कंसिडरेशन। चलो, अब देखो बेसिकली थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, कि जो भी लेटर की फॉर्मेशन होती है डिपार्टमेंट्स में यूज होते हैं। तो लगभग लगभग 11 टाइप्स की जो कम्युनिकेशन है जो हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी है? लेटर है, डीओ लेटर है। डीओ लेटर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, डीओ, डीओ लेटर। तो बच्चों डीओ लेटर क्या होता है? डीओ लेटर होगा आपका डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है।
डीओ लेटर का क्या मतलब होता है? डेमी ऑफिशियल लेटर। एक आपका इंटर डिपार्टमेंटल नोट होता है, नोट कर रहे हैं इस चीज को, इंटर डिपार्टमेंटल नोट। इसको पहले जाना जाता था किस नाम से? यूओ नोट के बारे में। आज भी बोलते हैं इसको यूओ नोट, ठीक है। लेकिन यूओ नोट बोलते थे जब 7th एडिशन आपका सीएसएमओपी का था, तो उससे पहले बोलते थे बच्चों। जब से 7th एडिशन आया उसके बाद से इसको इंटर डिपार्टमेंटल नोट बोला जाता है, ठीक है। ऑफिस ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, नोटिफिकेशंस, रिजोल्यूशंस, इंडोर्समेंट्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, प्रेस कम्युनिक होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब डेमी ऑफिशियल लेटर का ना एक ही पूछा जाता है इसके बारे में। एक तो ये फ्रेंडली टोन में होता है। किस में होता है? फ्रेंडली टोन में होता है। दूसरा क्या होता है कि ये जो ऑफिसर कोई भी होगा ना, वो नॉट मोर देन 1 or 2 लेवल बिलो द ऑफिसर टू होम कम्युनिकेशन इज टू बी एड्रेस्ड। समझने की कोशिश करना, ये दो उन ऑफिसर्स के बीच में होता है। मान लो एक तो 12 लेवल पे है, लेवल 12 का ऑफिसर है, एक लेवल 15 या 14 का ऑफिसर है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है फ्रेंडली टोन में होती है, तो उसको डीओ लेटर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट कुछ ऐसा है जो आपको बताने की जरूरत है? थोड़ा सा रिजोल्यूशन के बारे में बता देते हैं कि रिजोल्यूशन में ऐसा क्या अलग होता है। ये थोड़ा सा कम समझ में आता है बच्चों को रिजोल्यूशन के बारे में। देखो, रिजोल्यूशन होता है जब आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करनी। क्या करना हो? पब्लिक अनाउंसमेंट करनी हो, पब्लिकली कोई चीज बतानी हो। किसकी? डिसीजंस की। किसके डिसीजंस की? ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के डिसीजंस की जब पब्लिक अनाउंसमेंट आप लोगों ने करनी है तो उसमें एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है। लाइक चलो एग्जांपल भी आपको बता देते हैं, जैसा कि आपका पॉलिसी कोई बनाई, पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कि भाई किस तरह से लाइसेंस देना है, तो ये चीज आपका रिजोल्यूशन होता है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो क्या है? वो ये है बच्चों कि रिजोल्यूशंस को गजट ऑफ इंडिया में भी पब्लिश किया जाता है। गजट ऑफ इंडिया में भी पब्लिश किया जाता है, ये इसकी खासियत है, ठीक है। हो गया आपको क्लियर? चलो 27 करा चुके हैं, 28 देख लेते हैं। 28 में क्या है? प्रेस कम्युनिक। प्रेस कम्युनिक क्या होती है, ये पढ़ के रखना है आपने। प्रेस कम्युनिक, बताओ जी प्रेस कम्युनिक क्या होती है? ये एक ऐसी फॉर्म है जिसके हिसाब से ये भी वाइड पब्लिसिटी के लिए यूज करते हैं, वाइड पब्लिसिटी के लिए यूज करते हैं। तो प्रेस कम्युनिक को प्रेस कम्युनिक भी कहते हैं, प्रेस नोट भी कहते हैं। तो ये दोनों ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है लगभग, ठीक है। अब आ जाता है इंडोर्समेंट। सुना होगा ENDST, इस तरह से एक नंबर लगाते हैं, तो यही आपका इंडोर्समेंट होता है। क्या होता है इंडोर्समेंट? इंडोर्समेंट एक ऐसी फॉर्म है जो रिसिप्ट के लिए यूज की जाती है। दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन अ रिसिप्ट हैज टू बी रिटर्न्ड इन ओरिजिनल टू द सेंटर। जब जो उसकी रिसीट है ना, रसीद है, जो रिसीट हैज टू बी रिटर्न्ड इन ओरिजिनल, रिटर्न्ड इन ओरिजिनल, ठीक है बच्चों, तब आपका इंडोर्समेंट काम आता है। और जो रिसीट है इन ओरिजिनल में या इसकी कॉपी वो अनदर डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन के लिए भेज दी जाती है। क्लियर हो गया आपको? चलो मिनट्स का आपको पता ही है, जब डिस्कशन कुछ भी होता है तो उसका एक ब्रीफ बनाया जाता है जिसको मिनट्स बोलते हैं। सिंपल होता है। चलो अच्छा बच्चों, इसी क्लास के थ्रू आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है। चलो पहले इंफॉर्मेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बेसिक 1 मिनट लगेगी बस आपकी। इंफॉर्मेशन क्या है आपको पता है? एम्स CRE AAO JAO या असिस्टेंट कहो, ये एक प्लेलिस्ट हमने बनाई, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में सारी की सारी, ये भी 25th क्लास है, ये सारी की सारी क्लास इसके अंदर आपको मिलेंगी। अब इसमें हमने ऑफिस प्रोसीजर्स, जो हमारी पुरानी क्लासें हैं,
ये मत सोचना कि वो क्लास आपके काम नहीं आएगी। ऑफिस प्रोसीजर उनके नेटर चंडीगढ़ आईआईटी रोपड़ वालों के भी काम आए थे, वो आपके भी काम आएंगे। ठीक है, ऑफिस प्रोसीजर से जैसी क्लासें, अपना एलटीसी रूल की क्लासें, वो सारी की सारी क्लासें हमने इसमें अपडेट कर दी। तो आपने करना क्या है, देखो 2-3 दिन 3 दिन का टाइम है आपके पास, 3 डेज का। अगर आपने वीडियोस देखनी है तो आप 2x की स्पीड पे देखो उसको, 2.5 की स्पीड पे देखो। जैसे भी अगर आपने देखो, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है तो आप वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लोगे, लास्ट में मॉक क्वेश्चंस भी हैं उन क्लासों में हमारे, तो डेफिनेटली आपके काम आएंगे। ठीक है, तो उसमें होपफुली आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, पढ़ लेना इस चीज को। चलो, एक कितने हो गए अपने टोटल, ये हमने करा दिए हैं आपको 30, सॉरी 30 अब कराना है, चलो 30 करा देते। 30 में देखो क्या है, जनरली यूज्ड फॉर इश्यूइंग सर्टेन टाइप ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस। जनरली इनको यूज किया जाता है फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस। देखो जी, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें इसको ही ऑर्डर बोलते हैं। अच्छा, ऑफिस ऑर्डर क्या होता है, अगर ये ऑर्डर होता है तो ऑफिस ऑर्डर समझो, इसका मतलब होता है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे कोई मान लो आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग ऑफिसर्स, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, तो ये सारी की चीजें, लीव सैंक्शन, है ना, ये सारी चीजें ऑफिस ऑर्डर के अंदर आती हैं। अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर्स, रेगुलर लीव, ये सारी की सारी चीजें अगर आप सैंक्शन करते हो तो वो ऑफिस ऑर्डर होता है। तो बेसिक है ये, ज्यादा समझाने वाली इसमें ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। तो होपफुली ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड आपका टॉपिक हो चुका होगा, जो आपको क्लियरली शायद समझ में आ गया होगा, नहीं? चल, फाइल का नंबरिंग सिस्टम भी होता है, फाइल नंबरिंग सिस्टम बताया था आपको शुरू में, एफएनएस। तो ये कितने टाइप का होता है बच्चों, ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप है, फंक्शनल फाइल नंबर और दूसरा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड। एक तो होता है आपका फंक्शनल फंक्शनल फाइल नंबर, और दूसरा होता है बच्चों अपना सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड, याद रखना है आपने। ठीक है, अब इसी फाइल नंबर सिस्टम के अंदर अगर आपसे एसआर पूछा जाता है तो इट्स नॉट सप्लीमेंट्री रूल्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, क्या होगा इसका मतलब, सप्लीमेंट्री रूल्स होता है, सेक्शन होगा। चलो, ये आपने कमेंट करके बताना है अगर ऑफिस प्रोसीजर्स पढ़े। सप्लीमेंट्री रूल होता है रूल्स के केस में। चलो, अब जैसे नोटिंग और ड्राफ्टिंग करते हैं, तो ड्राफ्टिंग कब नहीं की जाती, ड्राफ्ट कब नहीं बनाया जाता, नहीं बनता। ड्राफ्ट तब नहीं बनता जब एक तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट आएगा, साइन होगा और उस पर काम कर देंगे, उसमें ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा वो होता है जिनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स अवेलेबल है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स की भी फॉर्म फिल करो, जो हमें बात अभी आपको बताई। एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हो, तो इन दोनों के दोनों केसों में आपके ये चीजें काम नहीं आती है। एग्जैक्टली क्लियर हो गया बच्चों? चल, अब आपका जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करा लेते हैं। रिकॉर्ड मैनेजमेंट में आपका जैसे एनएआई पूछा जाता है, तो बच्चों एनएआई होता है जो सबसे बड़ा हमारा आर्काइव्स है, वो है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1891 में, ये क्वेश्चन यहां से याद रखो। ठीक है, और रिकॉर्ड मैनेजमेंट की जो कंसर्निंग मेन रिकॉर्डिंग, रिटेंसिंग, रिटेंशन, रिट्राइवल, डिस्पोजल, ये सारा का सारा रिकॉर्ड एनएआई को चला जाता है, बेसिक बेसिक चीजों में। ठीक है, चलो क्लियर हो गए, इतना ही आपको समझाना था इसके बारे में, रिकॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में। तो बच्चों 33 वन लाइनर्स हम आपको करा चुके हैं अभी तक, अभी कंटिन्यू और भी करना है, क्योंकि लास्ट में हम आपको एफआरएसआर पे ही इस क्लास को क्लोज कराएंगे। तो बच्चों अब स्टार्ट कर लेते हैं आपके एफआरएसआर के कुछ क्वेश्चंस।
तो FR/SR के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। वन लाइनर हमारा 34 रहेगा। FR/SR, ठीक है, कंबाइंड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसके अंदर। चलो देखो, डेपुटेशन पे जब कोई एम्प्लॉय जाता है तो एक डेपुटेशन अलाउंस मिलता है। तो आपने यही बताना है कि वो डेपुटेशन अलाउंस होता कितना है। ठीक है, जब आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हो, आउट ऑफ स्टेशन का मतलब होता है कि अदर देन हेडक्वार्टर। ठीक है, ये नहीं कि आप हेडक्वार्टर के अंदर ही रहो। तो रेट ऑफ डेपुटेशन अलाउंस बताना है अगर आपका डेपुटेशन आउट ऑफ द स्टेशन है तो। ठीक है, अगर डेपुटेशन आउट ऑफ द स्टेशन है तो इस केस में आपका आंसर जो होगा वो 10% ऑफ द बेसिक होगा। 10% ऑफ द बेसिक आपको डेपुटेशन अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, चलो 35 क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। आपको परसेंटेज ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन बताना है। परसेंटेज ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन किसके अंदर बताना है? पेंशन कंट्रीब्यूशन अगर आप ए क्लास ऑफिसर हो तो। ठीक है, ए क्लास ऑफिसर हो जिसमें आपने इंक्लूड किए है, आपकी फॉरेन सर्विस भी आपने की हुई है, फॉरेन सर्विस भी। ठीक है, और फॉरेन सर्विस भी लगभग मिनिमम 7 इयर्स की हुई है। तो आपने उस हिसाब से बताना है एज पर FR/SR कि पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा एज पर FR/SR। तो देखो, एज पर FR/SR उनका जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है ना, वो 11% के अराउंड रहेगा। कितना रहेगा बच्चों? अराउंड 11% के आसपास रहता है। चलो फॉरेन सर्विस का आपको पता है, ये फॉरेन सर्विस की बात करेंगे। डेफिनेशन निकल के आती है, फॉरेन सर्विस का मतलब सर्विस इन विच अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट या अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। मतलब तीनों के संचित राशि से नहीं मिलता उसको, क्या नहीं मिलता? पे नहीं मिलती। ठीक है, मिलती सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट से ही है, लेकिन ना स्टेट के, ना यूटी के, ना सेंटर के संचित राशि से, क्योंकि भाई डेपुटेशन में फॉरेन सर्विस की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? चल आपको लास्ट क्लास में जो हमारा एक रिवीजन सेशन था, इसी में हमने जेटी के बारे में पढ़ाया था। तो जेटी क्या होता है बच्चों? जेटी ज्वाइनिंग टाइम होता है। ज्वाइनिंग टाइम में आपको बेसिक बेसिक चीजें बताई गई। तो ज्वाइनिंग टाइम होता क्यों है? ठीक है, होता क्यों है, इस पे अगर सवाल बने तो कि क्या आंसर क्या क्या दोगे आप? आंसर देंगे टू ज्वाइन द न्यू पोस्ट इन न्यू स्टेशन, टू ज्वाइन द न्यू पोस्ट, ठीक है, इन न्यू स्टेशन या एट न्यू स्टेशन। एक तो इसके लिए मिलता है, दूसरा किसके लिए मिलता है? ट्रांसफर हो जाए जब, है ना, ट्रांसफर ऑन द सेम पोस्ट। ट्रांसफर जैसे फौजियों का होता है, कंसीडर करके बता रहे हैं आपको सिंपल। ट्रांसफर ऑन द सेम पोस्ट टू अनदर स्टेशन, अदर स्टेशन के लिए अगर ट्रांसफर हो जाए और उस केस में तो भी ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। तीसरा है एक कंडीशन और कि ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट, ट्रांसफर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट, टू अनदर पोस्ट। पोस्ट चेंज हो रही है ना, बट स्टेशन सेम रहने वाला है, तो भी ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ये चीजें बच्चों आपको याद होनी चाहिए। तो फोर्थ में जब ऑप्शन होगा ना, उसमें ऑल ऑफ द अबव लिखा होगा और आपने ऑल ऑफ द अबव को टिक करना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। क्लियर बात होगी? चलो थर्टी सिक्स के बाद बच्चों 37 देखेंगे। एक ट्रांजिट पीरियड और होता है।
ट्रांजिट पीरियड। ठीक है, अब ट्रांजिट पीरियड का बताना है कि अगर वो ऑन रिक्वेस्ट है, ऑन रिक्वेस्ट क्या ट्रांसफर, तो उस केस में ट्रांजिट पीरियड कितना होगा, मतलब कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा। ट्रांजिट पीरियड हाउ विल बी ट्रीटेड, हाउ विल बी ट्रीटेड। अब इसको क्या ट्रीट करके किया जाएगा, क्या ये आपका एक ब्रेक इन सर्विस होगा, डाइज नोन होगा, absent होगा, या क्या होगा। तो ऐसा नहीं होगा, इसको मे बी सैंक्शन रेगुलरली, मे बी सैंक्शनड एज रेगुलर लीव। तो चलो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, ना ये डाइज नोन होगा, ना ये ब्रेक इन सर्विस होगा, ना ये एब्सेंस होगा। ट्रांजिट पीरियड अगर ऑन रिक्वेस्ट है आपकी ट्रांसफर कराने की, तो उस केस में उसको सैंक्शन रेगुलर लीव के केस में कर सकते हैं। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी होती है। चलो अच्छा, पे कितनी अलाउड होती है, पे अलाउड टू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन डेपुटेशन, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया। इंडिया से बाहर अगर किसी को डेपुटेशन अलाउ करना है तो क्या पे अलाउड होती है, डबल मिलती है, 50% डेपुटेशन का अलाउंस मिलता है, या सेम पे इंडिया में जितनी है वो फॉरेन करेंसी में वो मिलती है क्या मिलता है। तो बच्चों इस केस में बिल्कुल याद रखना, सेम पे ड्रॉन ऑन ड्यूटी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ डेपुटेशन, एट द टाइम ऑफ डेपुटेशन सैलरी वही मिलेगी, कुछ और बेनिफिट्स होते हैं जो मिल जाते हैं। ठीक है, चलो अभी हम आपको वन लाइनर बच्चों 38 करा चुके हैं, 39th देखते हैं यहाँ पे। 39th में अगर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आप बात करो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे दिया जाता है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे, मेडिकल सर्टिफिकेट जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी होती है, उसके बाद क्या होता है, उसको कहां पे रखा जाता है, केप्ट वेयर आफ्टर नेसेस रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से। तो देखो क्वेश्चन ये होगा कि अलग से किसी बुक के अंदर रखेंगे, या आपकी अपार फाइल के अंदर रखेंगे, या सेफ कस्टडी में आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ में रखेंगे, या किस में रखेंगे। तो बच्चों मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑलवेज आपके ना सर्विस बुक के अंदर रखा जाता है। जो भी एम्प्लॉय की सर्विस बुक होगी ना, तो सर्विस बुक के अलोंग ही उसको रखा जाता है, उसके अंदर चाहे पेस्ट करो चाहे स्टेपल करो, आपको सर्विस बुक के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर, सॉरी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद में उसको वहीं पे सेफ गार्ड किया जाता है। ठीक है बच्चों, चल नंबर ऑफ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस। अब ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस है, ये एज पर FRSR। ठीक है, कोई ये मत सोचना कि हम FRSR की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रमोशन पे चलेंगे। ठीक है, तो एज पर FRSR है, वो कितनी अलाउ की जाती है, टू बी अलाउड इन द एंटायर सर्विस, पूरी की पूरी सर्विस करियर के दौरान कितने बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अलाउ की जाती है, किसके लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और स्पोर्ट्स पर्सन कैसा होना चाहिए, जो नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स खेलता हो, वो वाला स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, यानी मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन। बताओ, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात है बच्चों, कितनी प्रमोशन मिल सकती है। तो आउट ऑफ टर्न ना 3 प्रमोशंस का प्रोविजंस होता है, एज पर FRSR 3 प्रमोशंस का प्रोविजन इसके अंदर आपको मिल जाता है। चल एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जेटी के बारे में है, ज्वाइनिंग टाइम के बारे में। कोई ऑफिसर है, उसका कर दिया भाई ट्रांसफर,
अब ट्रांसफर हो गया, वो ए स्टेशन से आ गया बी स्टेशन पे, ठीक है। और ए से जो बी स्टेशन की डिस्टेंस है वो 3000 किलोमीटर है। तो हमने जो कंडीशन बताई थी वो एक तो ये बताई थी आपको 1000 से कम, या 1000 तक कह लो, 1000 तक, एक 1000 से 2000 तक बताई थी, एक 2000 से ज्यादा बताई थी। तीन कंडीशन समझाई थी आपको जेटी वाले जब सेशन हमने आपको पढ़ाया। तो आपको इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम कितना मिलेगा। तो देखो बच्चों, कितना मिलेगा मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम, आपको बेसिकली पता है 3000 किलोमीटर से ज्यादा जर्नी। और बट ये भी कंडीशन है, अगर बाय एयर वर्ड लिखा है तो आप आंसर दोगे 12 दिन, 12 डेज, ठीक है। नोट करना इस आंसर को। और अगर ये बाय एयर वर्ड आप कट कर देते हो ना बच्चा, अगर आप सिंपल बोलते हो कि भाई रोड जाना है या ट्रेन से जाना है, तो 15 दिन का जेटी मिलता है बस। मैथमेटिकल क्वेश्चन था बट थ्योरेटिकली आपको समझा दिया। बाई एयर वर्ड अगर उसमें है तो 12 दिन पे टिक करके आना, बाई एयर नहीं है तो 15 दिन पे करके आना, क्योंकि 15 दिन से ज्यादा तो हमने आपको टेबल में पढ़ाया ही नहीं है। और मैक्सिमम बच्चों एक्सटेंडेबल कितना है, अगर परमिशन मिलती है तो 30 दिन तक एक्सटेंडेबल होता है। स्पेशल कंडीशंस है, ऐसे नहीं मिलता कि कोई भी जाएगा और बोलेगा कि मैं भी 30 डेज का एक्सटेंशन लूंगा। क्लियर हो गया। चल, अब जो आपकी सब्सटेंटिव पे है, फोकस करना है इसको। सब्सटेंटिव पे डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड। सब्सटेंटिव पे में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती बच्चे, ठीक है। दो चीजें बतानी है आपने हमने सिंपल। एक तो स्पेशल पे कि भाई ये इंक्लूड नहीं होती, दूसरी आ जाएगी आपकी पर्सनल पे कि भाई ये भी इंक्लूड नहीं होती, तीसरी आ जाएगी आपके एमोल्यूमेंट्स, ठीक है, एमोल्यूमेंट्स। और फोर्थ में आपका होगा, बताओ कि कौन कौन से हैं, सारे नहीं हैं, ऑल। तो बच्चों इसका ऑल आंसर होगा, क्योंकि सब्सटेंटिव पे में आपकी ये ना तो स्पेशल पे जुड़ती, ना पर्सनल पे जुड़ती, ना एमोल्यूमेंट जुड़ती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपसे पूछा कि एज इट इज आपको याद रहे। क्लियर। चल, मिनिमम पैसा बताना है आपने, मिनिमम रेट ऑफ ऑनोरेरियम। अब ऑनोरेरियम आपको पढ़ाया हुआ है हमने अलग से कि भाई एक एक्स्ट्रा ड्यूटी के लिए आपको अगर स्पेशल प्रोविजन ओकेशन पे कोई काम कराया जाता है तो उसके पैसे मिलते हैं। तो आपने बताना है मिनिमम रेट ऑफ ऑनोरेरियम कितना होगा अगर कोई इंक्वायरी ऑफिसर, ये इंक्वायरी ऑफिसर का क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्वायरी ऑफिसर पार्ट टाइम वो काम करता है गवर्नमेंट के सैंक्शन के द्वारा। पार्ट टाइम कौन से वाला काम करता है, डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग्स चली हुई है, ठीक है। अब आपको पता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अगर चली हुई है ना, तो मिनिमम ऑनोरेरियम को प्रोविजन है जो बच्चों 5000 रुपए मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है मिनिमम ऑनोरेरियम, 5000 मिलता है। क्वेश्चन 43 हम करा चुके हैं, 44 देख लेते हैं। ओके जी, चलो। अच्छा, एक चीज है, अब डेट ऑफ रिटायरमेंट की बात करेंगे। डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपको पता है जो डेट ऑफ रिटायरमेंट होती है सुपर एनुएशन के केस में मानेंगे तो आफ्टरनून में जो वो डे होता है वो फुल वर्किंग डे उनके लिए माना जाता है, लास्ट वर्किंग डे, फुल वर्किंग डे। अब कंडीशन ये है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की जो रिटायरमेंट है वो क्लोज्ड हॉलीडे, ठीक है, हम मानते हैं जैसे 31 कोई तारीख है और उस दिन क्लोज्ड हॉलीडे है, संडे है। अब उसकी डेट ऑफ जो चार्ज प्रोवाइड करने की है, किसी को चार्ज देना है, वो कब होगी, सोचो आप कब होगी। तो वो डेफिनेटली क्लोजिंग डे होगी। कौन सा क्लोजिंग डे, क्लोजिंग डे ऑफ प्रीवियस वर्किंग डे। प्रीवियस, वैसे ये इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये बात, है ना। यानी अगर 31 को संडे है तो 30 को ही चार्ज हैंडओवर हो जाएगा। हैंडओवर कब होगा बच्चों, क्लोजिंग डे में, 30 के आफ्टरनून के टाइम पे ही चार्ज हैंडओवर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं। ये वैसे आपको शायद पहले कराया ना हो कभी, चलो रिपीट हो जाएगा नो डाउट। सब्सिस्टेंस अलाउंस सस्पेंशन के टाइम पे मिलता है, ये बात याद रखना आप।
सबसिस्टेंस अलाउंस सस्पेंशन के टाइम पे मिलता है, तो रेट बताना है आपने कि क्या रेट पे मिलता है FRSR के हिसाब से। अगर FRSR अगर हमने पढ़े हैं तो उसके हिसाब से बताना है बच्चों कितना मिलता है। तो बच्चों ऑलवेज ये मिलेगा हाफ एवरेज पे, हाफ एवरेज पे या हाफ पे प्लस DA अगर एप्लीकेबल है तो, या तो हाफ एवरेज पे मिलेगा या हाफ पे प्लस DA मिलेगा, इससे ज्यादा आपको सबसिस्टेंस अलाउंस नहीं मिलता। क्लियर हो गया? चलो 46 देख लेते हैं। फंडामेंटल रूल नंबर 26 के बी के पार्ट 2 के अंदर अगर कोई ऑफिशियल ऑफिशिएट करता है हायर पोस्ट को लीव पीरियड के दौरान, ठीक है, लीव पीरियड के दौरान, तो आपने बताना है कि कंपीटेंट कौन है, कंपीटेंट टू इशू आ सर्टिफिकेट। कौन सर्टिफिकेट इशू करेगा? अगर फंडामेंटल रूल नंबर 26 के B(2) के हिसाब से कोई ऑफिशियल ऑफिशिएटिंग हायर पोस्ट को ऑफिशिएट करता है लीव पीरियड के दौरान, तो बच्चों इसका जो आंसर है आपका होगा ऑलवेज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, जिसने आपको अपॉइंट किया है वो ही कंपीटेंट अथॉरिटी होगा इस केस के अंदर। क्लियर हो गया आपको 46 क्वेश्चन? चलो 47 करवाते हैं आपको। परमिसिबल पीरियड ऑफ रिटेंशन बताना है। चलो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलो एक क्वेश्चन ऐसा है, अगर कोई कैलकाटा से उसको पोर्ट ब्लेयर भेज दिया ट्रांसफर करके, जेटी वाला क्वेश्चन है ये, तो क्या वो जेटी मिलेगा या नहीं मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम उसको? कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर आपको पढ़ाया हुआ है हमने आइलैंड वाले क्वेश्चन में, अब आपने सिंपल यही बताना है। ठीक है, तो बच्चों यस है, तो क्या होगा कलकत्ता से वो कैसे जाएगा? स्टीमर के थ्रू जाएगा, और स्टीमर के थ्रू जब जाएगा तो मैक्सिमम इस केस में ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, लेकिन 7 डेज का टाइम मिलता है। ठीक है, तो 7 डेज का उनको जेटी मिल जाएगा, ये चीज आपने याद रखनी। ठीक है, चलो एक हमने स्पोर्ट्स पर्सन का आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस बताया। अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है और वो मेरिटियस है, मेरिटियस तो वही होते हैं बच्चों जो नेशनल इंटरनेशनल मेरिटियस इवेंट्स में भाग लेते हैं, तो उस केस में उनकी जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट खेली हुई है, तो किस पोस्ट पे हो सकती है? ग्रुप ए के अंदर हो सकती है, ग्रुप बी और सी के अंदर हो सकती है, या केवल ग्रुप सी के अंदर हो सकती है? किस केस में हो सकती है? तो बच्चों ये हम पहले भी करवा चुके हैं, ओनली ग्रुप सी। ठीक है, केवल ग्रुप सी के अंदर आप कर सकते हो, भले ही आप लेवल 5 में ले जाओ उसको। ठीक है, चाहे आप उसको यूडीसी बना दो। क्लियर हो गया? चल 48 के बाद बच्चों देख लेते हैं 49। अब FRSR के बोलना मत बच्चों, इससे ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबली हम कभी करा पाएंगे आपको। ठीक है, NPA की फुल फॉर्म क्या थी? पढ़ाया था आपको NPA, नॉन प्रैक्टिसाइजिंग, और कल की क्लास में बताया भी आपको नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस होता कौन सा है। तो बच्चों ये आपका वो अलाउंस है जो बेसिकली क्लिनिकली डॉक्टर्स को दिया जाता है ताकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना कर पाए। मेडिकल पोस्ट पे दिया जाता है जहां पे मेडिकल क्वालिफिकेशन आपकी इसेंशियल है। तो NPA का रेट बताना है, तो ये हमने आपको पढ़ाया है ना, NPA 20% ऑफ द बेसिक मिलता है। ठीक है, 20% ऑफ द बेसिक मिलता है, यही बच्चों इसका आंसर है। चलो 50 देख लेते हैं। 50 में नेक्स्ट आपको बताना है, अच्छा बार बार जेटी का दिमाग में आ जाता है, जेटी के टाइम पे अगर कोई पूछे ना कौन सा अलाउंस नहीं मिलता, तो कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलता। ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, है ना, कि कौन सा नहीं मिलेगा, तो बोलना कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलता, ऐसे याद रखना है।
चल, डेपुटेशन से क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं जो एफआरएसआर के अंदर आता है। डेपुटेशन का ड्यूटी अलाउंस मिलता है बच्चों, किस केस में मिलता है? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से या ऑटोनोमस बॉडी के अंदर अपॉइंट हो जाते हो, बट आप पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर्स, पढ़ाया ना थोड़ी देर पहले फुल फॉर्म ऑफिस प्रोसीजर जब कराया। डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस बताना है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, सीजी में या ऑटोनोमस में, इन दोनों केसों में पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हो जाते हो तो आपको डेपुटेशन अलाउंस कितना मिलता है? तो बच्चों ये 15% ऑफ द बेसिक मिलता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम है ना जो ये 4,000 से ज्यादा भी नहीं मिलेगा, ये भी रट लेना। तो मैक्सिमम 4,000 से ज्यादा कब है? ये 4,000 मंथली मिलेगा ये, वैसे है ना, पर मंथ। मंथ से ज्यादा नहीं होगा, डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस की बात कर रहे हैं। तो अभी बच्चों हमारे कितने हो चुके? टोटल 51। तो सेशन काफी इंटरेक्टिव हो गया है, बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों। पॉसिबली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको करवाए जा रहे हैं। पेंशन कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। पेंशन कंट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, क्वेश्चन इसी का होगा, और लीव सैलरी का होगा। तो पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड लीव सैलरी जो पेरेंट डिपार्टमेंट को दी जाती है, ठीक है, फॉरेन एम्प्लॉयर के द्वारा। अगर आप फॉरेन सर्विस करते हो, फॉरेन एम्प्लॉयर, तो फॉरेन में जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन और आपकी लीव सैलरी को पेरेंट डिपार्टमेंट भेजता है। पेरेंट डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा? अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आप गए हो फॉरेन फॉर डेपुटेशन पे, फॉरेन सर्विस पे, तो उस केस में जो पेंशन कंट्रीब्यूशन और लीव सैलरी है वो आपको कब मिलता है, बस यही पूछा है हमने, व्हेन, ठीक है। तो इस केस में बच्चों आपका सॉल्यूशन है ना, वो होगा विद इन 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड से 15 डेज के अंदर अंदर आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन और लीव सैलरी जो भी है फॉरेन एम्प्लॉयर ने दी है वो बच्चों आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इन्हीं क्वेश्चनों पे बात कर लेते हैं, फॉरेन सर्विस पे और आपके इस तरह से। अब देखो, कोई है गवर्नमेंट सर्वेंट, इसको कर दिया डेप्यूट, डेप्यूट कर दिया विदेश में, ठीक है, बाहर। अब डेप्यूट कर दिया 6 महीने के लिए। किसके लिए किया है डेप्यूट? क्योंकि ट्रेनिंग है उनकी। अब अगर एचआरए वो लेना चाहे तो कितने मंथ्स का उसको एचआरए मिलेगा ऑफिशियली, ठीक है। मान लो वो दिल्ली रहता था पहले, अब उसको फॉरेन में डेप्यूट कर दिया रसिया किसी सिटी के अंदर, तो 6 महीने की ट्रेनिंग है, इसके लिए डेप्यूट किया है। अब आपने एचआरए का सिंपल सा बताना है कि उसको एचआरए कितने मंथ्स का मिलेगा, जहां से दिल्ली के हिसाब से, तो उसको 6 मंथ का ही मिलेगा, ठीक है। कितने मंथ का मिलेगा बच्चों? 6 मंथ का ही मिलेगा। चलो डबल एओ का क्वेश्चन कर लें एक। कोई डबल एओ है, वो एलिजिबल है दूसरे डबल एओ के लिए, मतलब 2 डबल एओ हैं, सोचो ये पोस्ट वेकेंट हो जाती है। अब ये डबल एओ ही इस चार्ज को होल्ड करता है एडिशनल, ठीक है, 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स की बात है। तो सैलरी कितनी मिलेगी भाई? आपने स्पेशल बताना है।
FRSR के हिसाब से 2 महीने के लिए। तो ऐसे केस में बच्चों अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए ना कि 2000 मिलेंगे, 5000 मिलेंगे, 8000 मिलेंगे, तो क्या कोई ऑनरेरियम मिलेगा? ठीक है, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बच्चों ऐसे केस में क्या होगा, नॉट एलिजिबल होंगे वो, उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा 2 चार्ज होल्ड करने का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना है। हर केस में ऐसा नहीं है कि डबल चार्ज दे दिया तो आपको सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज बताओ, आप फॉरेन सर्विस पे अगर किसी को भेज दिया, किस पे? फॉरेन सर्विस पे। तो फॉरेन सर्विस पे जाने के बाद एंटाइटलमेंट बतानी है गवर्नमेंट सर्वेंट की कि उसको क्या क्या चीजें मिलेंगे। इंक्रीमेंट मिलेगा, ऑप्शन हो गया। प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? लीव सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर वो लीव लेते हैं वहां? पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इन तीनों चीजों, चारों चीजों का जवाब देना है, तो इसका यस है। आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगी, लीव सैलरी भी मिलेगी और पेंशन भी मिलेगी। ठीक है, तो फॉरेन सर्विस के पॉसिबली इसी तरह के बच्चों क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इतने कोई टफ क्वेश्चंस नहीं होते। और अगर कुछ टफ होता है तो आप डिसाइड करना नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलो लियन का अगर आपसे कोई पूछता है, दोबारा से आपको रिवाइज करा देते हैं क्योंकि लियन भी बच्चों आपका फंडामेंटल रूल के अंदर आता है। तो लियन का मैक्सिमम पीरियड कितना रिटेन कर सकता है कोई? मैक्सिमम पीरियड तो बच्चों 2 साल से ज्यादा का लियन नहीं हो सकता। तो 2 साल तक आप पुराने वाली पोस्ट को होल्ड कर सकते हो एज पर फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, चल अब 57 में आपसे पूछता है कि 7th CPC के हिसाब से डेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है? डेट ऑफ इंक्रीमेंट, तो ये तो जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली पता होगा कि या तो 1 जनवरी को मिलता है या 1 जुलाई को मिलता है। दो ही कंडीशंस हैं इंक्रीमेंट की, इधर 1 जनवरी और 1 जुलाई। जैसे आपकी ज्वाइनिंग वैसा आपका इंक्रीमेंट। ठीक है, चलो तो लास्ट है अभी आपकी क्लास का। डेफिनेटली क्लास इंटरेक्टिव रही होगी। फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल अपने आप में ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन क्वेश्चंस के तरीके से देखोगे, सब्सिस्टेंस अलाउंस, लाइक लियन, लाइक अलाउंसेस, लाइक फॉरेन सर्विस, लाइक डेपुटेशन, लाइक सस्पेंशन, इसी तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं अभी तक सुपरिंटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट, डब्ल्यू एग्जामिनेशंस में। तो कोशिश आप यही करके रखना, मूड पॉजिटिव रखना, क्लासें आपकी आती रहेंगी। अभी क्या है, 2-3 दिन का टाइम बचा है, डेफिनेटली मैराथन क्लास हम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू की फॉर्म में हम प्रोवाइड कराएं ताकि लाए का मॉक टेस्ट आप रिवाइज कर पाओ। तो दोस्तों मिलेंगे, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू, सी यू सून।